हे दिस इज श्रुति खंडेलवाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही आपका सेशन चलेगा और 30 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें पेडागोजी भी मिक्स रहेगा और ईवीएस का एनसीईआरटी बेस्ड भी रहेगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन जो आपका है ये कह रहा है कि होल मूंग और चना सीड्स आर डिप्ड ओवरनाइट इन वाटर एंड लेफ्ट अ डे टू द पार्ट ऑफ द स्प्राउट विच डेवलप्स फर्स्ट। तो आपसे बोला है कि मूंग और चना दाल को रात भर हमने पानी में भिगो दिया, फिर 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले कौन सा भाग अंकुरित होता है? तो आप सबको पता है सबसे पहले इनकी रूट्स डेवलप होती है। ठीक है, सो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रूट्स। आपको देखा है ना, जैसे ये स्प्राउट हमारा है, फिर वो जो नीचे नीचे वाइट वाइट आ जाता है, ठीक है, वही तो होती है रूट्स। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अ, जड़। ठीक है, और जड़ जरूरी नहीं है ब्राउन कलर की भी हो, उसकी वाइट कलर की होती है। नाउ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से जो टेस्ट होता है हमारा, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में वो हमारा डाइल्यूट आयोडीन से किया जाता है। ठीक है, वो कौन सा कलर देता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और हमेशा मतलब कि ये क्वेश्चन जो है आपका हमने बचपन से करते आ रहे हैं ये। तो जो वो कलर देता है ना, वो ब्लू ब्लैक कलर देता है हमारा। ठीक है, तो नीला काला सा उसका रंग होता है। सेकंड ऑप्शन आप वो 62 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, अच्छा, आयोडीन सॉल्यूशन का कलर डिफरेंट होता है। हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा कलर वो देगा जो टेस्ट आएगा उसके बाद। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना उस चीज में। नाउ बेरी बेरी आपसे पूछा है, जो बेरी बेरी डिजीज होती है आपकी या डिसऑर्डर होता है, वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो आपको पता है ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है। हमें ईवीएस में इतना ही पढ़ाया है, बट अगर आप उसकी डेप्थ में जाओगे आगे पढ़ोगे तो आपको विटामिन B1, विटामिन बी के काफी सारे वो होते हैं, आपके टाइप होते हैं। तो B1 से आपका होता है बेरी बेरी डिजीज। ये आप एकदम याद कर लो। ठीक है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होगा। अब जूट फाइबर जो ऑब्टेन किया जाता है वो किस पार्ट से किया जाता है? आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन दिख रहे होंगे, है ना। ये पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है कि वो पेपर कितना इजी है कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस मोस्टली डिफरेंट है आपके। तो जूट फाइबर जो ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पे, ये आपके जो हो रहा है स्टेम से हो रहा है। ठीक है, किससे हो रहा है? ये स्टेम से हो रहा है। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट। इनमें से आपकी रूट कौन सी नहीं है? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे आपकी जो रूट नहीं है वो आपकी है पोटैटो। सो पोटैटो इज नॉट अ रूट। क्या है वो? स्टेम है? क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इट्स नॉट रूट। ठीक है, पोटैटो इज नॉट योर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट। इनमें से आपका कौन सा जो प्लांट है वो पैरासिटिक प्लांट है? सो यू ऑल नो, अगर नहीं भी पता तो जान लो, कसकटा प्लांट इन सब में से आपका पैरासिटिक प्लांट होता है। ऑल्सो पिक्चर प्लांट इज ऑल्सो पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, तो इनमें से पूछा जाए तो आपका कसकटा ही है। और पैरासिटिक प्लांट वो होते हैं जो अ, वो थोड़ा अटैक करते हैं आपके, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं जो, उनको कहते हैं पैरासिटिक प्लांट। तो आपका ये जो होगा ये हो जाएगा आपका कसकटा। चलो मैं थोड़ा आपको ये यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ। कसकटा, ठीक है, कसकटा प्लांट पैरासाइट। यहाँ पे मैं थोड़ा लिख करके आपको थोड़ा उसकी फोटो आ जाएगी। ओहो, इसकी इमेज नहीं आ रही, यहाँ पे आ रही है। यस, ये देखो। अरे इमेज क्या दिक्कत होगी, इसकी इमेज की शो रही। खैर, आपको ना यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, जैसे कि अटैक ऑफ पैरासिटिक प्लांट, जैसे कैसे अटैक करता है ये। तो ये कुछ वीडियोस है, आप इनको चेकआउट कर सकते हो, तो आपका थोड़ा वो हो जाएगा। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। और आपको मतलब इतना समझ में आ जाना चाहिए कि कसकटा जो प्लांट होता है, जिसको हम हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है अमरबेल का पौधा, ये आपका पैरासिटिक होता है। ठीक है, Now, in which of the following plants seeds are dispersed by animals? इनमें से कौन से प्लांट
के जो होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू सीड्स आपके डिस्पर्स किए जाते हैं, ठीक है, मतलब इधर से उधर करे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वो मैंगो है, कि मैंगो के जो सीड्स हैं वो एनिमल्स के थ्रू इधर उधर लेके जाए जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दीज ऑल आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है मोस्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज कॉटिलेडन्स। अच्छा, इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो होता है वो कॉटिलेडन्स है। अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे यार ये ईवीएस का पेपर है या फिर साइंस का, समझ ही नहीं आ रहा है। सो आपका ये ईवीएस का ही पेपर है, ये साइंस का पेपर नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट आ जाते हैं, बट डोंट वरी, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको फायदा मिलेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपका पेपर डिफिकल्ट और बाकी सबका इजी होगा तो सबके अच्छे मार्क्स देंगे, आपके नहीं आएंगे। कभी बाय चांस पेपर ही सेट कर रहे हैं वो लोग, इतने कर रहे हैं तो एक दो पेपर डिफिकल्ट हो जाते हैं थोड़े कम बाकी की कंपैरिजन में, तो नॉर्मलाइजेशन होती है तो सबको इक्वली रखा जाता है, ठीक है। बाकी अगर मैं बताऊं तो ये वाला जो ईवीएस का पेपर है आपका, बाकी कंपेयर करूँ बाकी ईवीएस के पेपर्स जो अब तक हमने जो करे हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है ये, इसमें काफी अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी सब में आपके वो ईवीएस की जो एनसीईआरटी बेस्ड थे ना वैसे क्वेश्चंस थे। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं कि इनमें से आपका किसको कॉटिलेडन रेफर किया गया है। तो कॉटिलेडन हम लोग जिसको कहते हैं वो होता है आपका सीड लीव्स, ठीक है। सीड लीव्स को हम कॉटिलेडन्स कहते हैं। अ, अ, ये ये होता है आपका बीज पत्र, बीज की पत्ती, बीज पत्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट फॉर्म रूट नोड्यूल्स हैविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन इट। इनमें से कौन सा जो प्लांट है वो रूट नोड्यूल्स फॉर्म नहीं करता, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर। सो यहाँ पे डू नॉट फॉर्म रूट नोड्यूल्स हैविंग, हाँ, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर ये है हमारा तुलसी, ठीक है। तुलसी जो है वो रूट नोड्यूल्स फॉर्म नहीं करती जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा तुलसी, ठीक है। तो तुलसी का पौधा होता है, बाकी सब में आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, रूट नोड्यूल्स इसलिए सब में फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन द लीफ इज टर्म्ड एज। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम इसे कहते हैं वेनेशन, ठीक है। जो अरेंजमेंट होता है वीन्स का हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। दो तरीके की होती है ना, आई विल ट्राई टू मेक अ लीफ हेयर, ठीक है, और एक आपकी ये लीफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक पैरेलल वेनेशन होती है, ठीक है, और एक रेटिकुलेट होती है जिसमें कि आपकी ऐसे होती है, ऐसे 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 ऐसे, और रेटिकुलेट में पैरेलल होती है एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो ये है इसको विनेशन कहते हैं, मतलब लीव्स के अरेंजमेंट कैसे हैं बेसिकली यही, तो हमारा अरेंजमेंट ऑफ वीन्स जो होता है और विनलेट्स जो होता है उसको हम कहते हैं विनेशन, ठीक है। हिंदी में इसको शीर विन्यास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा आपका फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो आपको पता है फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल वो होता है जो हमारे लाइक एनिमल्स के और हमारे ह्यूमंस के डेड डिकेड उससे जो बरसों साल पुराने, 100-200 साल पुराने या शायद हजारों साल पुराने जो हमारे डेड डिकेड होते हैं, तो होता क्या है फॉसिल फ्यूल में कार्बन ही होता है सारा की सारा, हमारी जो फॉसिल्स है वो वही है, ठीक है। तो वुड जो है वो नहीं है, वुड तो पौधा जो होता है वो जो होती है वो इतनी वो नहीं होती, वो गल जाती है पहली बात तो उसमें कुछ वो रहता नहीं है। बट वुड जो होती है वो, इस वुड की जो बात करी जा रही है वो लिविंग वुड की बात करी जा रही है प्लांट्स की। तो यहाँ पे आपका कोल जो होता है वो फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोलियम जो है हमारा ये भी फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है, बट वुड इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। वुड हमारा फॉसिल फ्यूल में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका लकड़ी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से आपको कौन सा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है आपको ये बताना है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारा है, जो परंपरागत स्रोत जिसको हम कहते हैं, ये हमारा फॉसिल फ्यूल्स है। देखो, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये तो अभी आई है। इससे पहले तो आपको भी पता है कि पेट्रोल से ही गाड़ियां चल रही थी, है ना।
कोयले से ही घर में खाना बन, मतलब लाइक कोयले से ही लोग वो कर रहे थे, यूज करके अंगीठी वगैरह जला रहे थे। हीटर तो बाद में आए हैं। नेचुरल गैस ही यूज करी जा रही थी हमारे उसमें, व्हीकल्स वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो फॉसिल फ्यूल्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अब तो फॉसिल फ्यूल्स खत्म होने वाले हैं, मतलब कब तक ही चलेंगे। ऐसे है नहीं कि कभी खत्म ना हो, तो अब ऐसे ही सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसलिए आ रहे हैं। नो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। जो लॉस ऑफ वाटर होता है वेपर की फॉर्म में, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट जो होता है उसका, उसमें से, तो उसको हम क्या कहते हैं? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, वाटर लॉस बाय प्लांट जो होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, आपके सामने है ये। एक मिनट, तब तक मैं जरा पानी पी लेती हूँ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिमालय में एप्पल एक मेडिसिनल प्लांट है जो हायर एल्टीट्यूडनल रीजन्स में पाया जाता है। इस प्लांट को और इस क्या कैटेगराइज किया गया है? इस प्लांट को एग्जॉटिक है, अबंडेंट है, एंडेमिक है, एंडेंजर्ड है। देखो ये जो प्लांट है, क्योंकि ये हिमालय में एप्पल है, पाया तो हिमालय पे ही जाता है। आ, नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि हिमालय पे पाया जाता है, बट हिमालय में एप्पल लिखा हुआ है, तो मतलब आई थिंक ऐसी ही किसी जगह पे पाया जाता होगा। और एक मेडिसिनल प्लांट है जो हायर एल्टीट्यूडनल रीजन्स पे पाया जाता है। आपको पता है एक और बात, मैं भी एक बुक पढ़ रही थी, जिस बुक का नाम है रामायणा अनरावल्ड। तो उस बुक में ना मतलब जो हनुमान जी थे वो संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, जब लक्ष्मण जी को बहुत घाव लगे थे, तो वो हिमालय पर ही गए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, और वहां से ही लिए थे। तो फिर अभी भी ये कहते हैं कि जो हिमालय पे उतनी ऊंचाई पे काफी सारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मतलब जो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो इस टाइम पर है, जो जिसके बारे में हम कुछ ड्रग्स ही, केमिकली ड्रग्स ही बना रहे हैं, बट अभी तक कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो कहते हैं कि हिमालय पे, वहां पर ना इतना ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता, वो तो भगवान थे खैर, बट एज अ ह्यूमन हम लोग वहां तक नहीं जा सकते, बट वहां पे आपको काफी मेडिसिनल प्लांट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात करी जा रही है कि जो मेडिसिनल प्लांट है वो बहुत एल्टीट्यूडनल रीजन्स पे पाया जाता है, बहुत ऊपर एक। तो ये प्लांट जो है, ये हमारा जो इस प्लांट है इसको हम क्या कह रहे हैं? तो ये देखो, ये प्लांट क्योंकि एक स्पेसिफिक रीजन में पाया जा रहा है, ठीक है, एक स्पेसिफिक रीजन है इसका, कि ये हाई एल्टीट्यूडनल रीजन पे पाया जाता है। देखो यहाँ पे ना ऐसे हिमालय में एप्पल नाम इसका रखा हुआ है, बट ऐसा मुझे पता नहीं कि ये हिमालय में ही पाया जाता है कहीं और, तो मैं उस चीज को नहीं कह रही। बट हमें क्वेश्चन से ये मतलब है कि हायर एल्टीट्यूडनल रीजन, मतलब ये इसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ यहाँ पाया जाएगा ये। तो इसको हम एंडेमिक कहेंगे, जहाँ एक पर्टिकुलर लोकेशन में चीज मिल रही है एक ही जगह पे, तो हम उसको कहेंगे एंडेमिक। ठीक है, मैंने ये आपको अभी कल परसों भी एक लेक्चर लिया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था स्थानीय, कि जब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कोई चीज हो, चाहे बीमारी ही क्यों ना हो, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर जगह में है तो उसे हम एंडेमिक कहेंगे। पूरी दुनिया में फैल चुकी है तो पेंडेमिक कहेंगे। दैट्स वाई कोविड को हमने पेंडेमिक बोला, क्योंकि वो पूरी महामारी थी पूरे देश की। नाउ द planet which is smaller than earth in our solar system is, planet जो हमारे जो स्मॉलर है अर्थ से हमारे सोलर सिस्टम में, अर्थ से छोटा कौन सा ही प्लैनेट है आपको ये बताना है। तो यार सबको पता है मरकरी है सबसे छोटा प्लैनेट, तो ठीक है, अर्थ से छोटा प्लैनेट इन सब में तो हमारा मरकरी ही है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लार्जेस्ट प्लैनेट भी पता ही होगा आपको, ठीक है, नहीं पता वैसे पता ही होगा तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको करना है तो आप लार्जेस्ट प्लैनेट जो है हमारी सोलर सिस्टम का वो कमेंट कर सकते हो। वाह, अब पेडागोजी के क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे। 15 क्वेश्चंस जो थे वो वैसे वाले कंप्लीट हो चुके हैं और टेक्स्ट बेस्ड वाले। अब पेडागोजी क्वेश्चंस करते हैं। एज पर एनसीएफ 2005, एक बार थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, हिंदी वाले ही पढ़ लेंगे। एज पर एनसीएफ 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल?
प्राइमरी लेवल पर ईवीएस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्रिटिकली एड्रेस किया जाना चाहिए जेंडर कंसर्न्स को और मार्जिनाइजेशन वाले इश्यूज को, या फिर बच्चों की मेमोराइजेशन स्किल हमें वो करवाने चाहिए, बढ़ाने चाहिए, या फिर हमें इम्पोर्टेंस एम्फोसाइज करना चाहिए इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन इन लर्निंग ईवीएस, मतलब कि ईवीएस की बुक में जो भी लिखा हुआ है वो बच्चों को याद करवाओ, या फिर हमें रिकॉग्नाइज और रिकॉल करना चाहिए एनवायरमेंटल इश्यूज को। रिकॉल ना अच्छा वर्ड नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ कंस्ट्रक्टिविस्ट वर्ड। इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को बार बार रटवा रहे हैं, डिफाइन वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि हम एड्रेस कर रहे हैं जेंडर कंसर्न्स और इश्यूज जो होते हैं मार्जिनलाइजेशन के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बिकॉज ईवीएस का मतलब ही यही है कि हम एनवायरनमेंट से और बाहर की दुनिया से उनको थोड़ा अवगत करवा सकें। नाउ सेवेंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल? ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, इनमें से सही ऑप्शन कौन सा आपको ये बताना है। पहला दे रखा है कॉन्सेप्ट्स एंड इशू ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन आर इंटीग्रेटेड। ठीक है, दूसरा दे रखा है कि द चाइल्ड लुक्स इन हर his or her environment in a holistic manner. Okay, that's true. Third, C है कि it is theme based. It is theme based. Okay. And D है आपका it includes topic and subtopics of science and social science. तो देखो यहाँ पे ना आपके ऑप्शन से ये कि देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे दिया है कि कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है ही है। सेकंड है कि बच्चा जो देखता है वो एनवायरनमेंट को हॉलिस्टिक मैनर में देखता है, मतलब एज अ होल देखता है, वो पूरा देखता है इसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही है। थीम बेस्ड होता है आपका ईवीएस, बिल्कुल थीम्स है हमारे, आपको पता है फूड वाटर और सब कुछ है थीम्स में। लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स और सब टॉपिक्स सिर्फ साइंस और सोशल साइंस के हैं। हमने ईवीएस की यहाँ पे बात कर ली ना कि साइंस, सोशल साइंस और ईवी एनवायरमेंटल एजुकेशन की भी है। तो यहाँ पे डी सही नहीं होगा आपका, क्योंकि एबीसी अच्छे ऑप्शंस मिल गए हैं। तो एबीसी ऑप्शन आपका जो है वो सेकंड है, एंड दैट वुड बी राइट। अगर ऑप्शन में ए बी सी डी होता तो शायद ए बी सी डी भी चूज कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। बट ऑप्शन में क्योंकि ए बी सी दे रखा है तो वो सही ऑप्शन है, रादर देन कि हम बी सी डी को चूज करें, क्योंकि ए तो हमारा एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन भी हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, रीजन समझ में आ गया कि हमने क्यों ए बी सी को चूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द ईवीएस लर्निंग? इनमें से कौन सी बात सही है उस रिलेशन में, ईवीएस लर्निंग के रिलेशन में? तो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, यस इट इज ट्रू। लर्निंग कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट होती है, ये भी सही बात है कि हाँ पहले हम उन चीज़ों को बात करते हैं जिनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर उन चीज़ों पे जाते हैं जिनको हम नहीं देख सकते ना। नोन टू अननोन होता है, ये भी सही है। कंटेक्चुअल नेचर ऑफ ईवीएस जो है कंटेक्चुअल है, बिल्कुल ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन आपके ए बी सी डी हो जाएंगे। वैसे भी ए बी सी का कोई ऑप्शन था ही नहीं, अगर डी में हमें डाउट होता भी तो भी ए बी सी वाला कोई ऑप्शन था नहीं, तो हम ए बी सी डी वाले ऑप्शन के साथ ही जाते। ठीक है, तो ऐसा आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, let me just check if it is recording or not. Yes, it is recording. Okay. Next question है, which of the following is the theme of EVS syllabus? EVS syllabus की थीम क्या है आपका? देखो एक होता है आपका थीम और एक होता है आपका सब थीम। तो इसमें से आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस सिलेबस? तो ईवीएस सिलेबस की जो थीम है ये आपकी है थिंग्स वी मेक एंड डू, रेस्ट आर योर सब थीम। ठीक है, आपको पता है फूड, शेल्टर, वाटर, ये भी आपकी थीम्स है, एंड थिंग्स वी मेक एंड डू इज ऑल्सो योर थीम, एंड रेस्ट इज सब थीम। आपके जो एनिमल प्लांट्स हैं ये सब थीम में आते हैं। सुनीता इन स्पेस ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक, एक चैप्टर है सुनीता इन स्पेस ईवीएस टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में, जो बेस्ड है किस पर? सुनीता इन स्पेस आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना इसे ईवीएस की एनसीईआरटी वाली बुक में। तो ये जो है मच्छर, एनीवे तो ये जो है आपका किस पे बेस्ड है?
सुनीता इन स्पेस जो है आपका, तो ये आपका जो बेस्ड है बट रियल पीपल और उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर, ठीक है। इट्स अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल एक्सपीरियंसेस। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द अप्रोप्रिएट सजेस्टेड रिसोर्सेज फॉर एड्रेसिंग द इशू ऑफ स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड। इसमें से कौन सा जो अप्रोप्रिएट सजेस्टेड रिसोर्स है जहाँ पे हम एड्रेस कर सकते हैं इशू को, जहाँ पे फूड स्पॉइल हो रहा है और वेस्टेज हो रही है फूड की। बच्चों के साथ फैमिली एक्सपीरियंस शेयर किया जाए जहाँ पर इंटरेक्शन हो एक पर्सन का जो इन्वॉल्व हो फूड प्रिजर्वेशन के साथ, ठीक है। और ऑडियो वीडियो यूज हो इस इशू के लिए, लेक्चर और डिस्कशन हो, थिंक इंक पेयर एंड शेयर हो। तो यार देखो, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है यहाँ पे, बाकी सारे ऑप्शन तो वियर्ड ही है। मतलब लास्ट ऑप्शन तो देखो पता नहीं थिंकिंग पेयर शेयर क्या कर दिया इन लोगों ने। हिंदी में देखती हूँ, सोच नाई जोड़ा और सांझा, ओके ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका यहाँ पे, क्योंकि इंटरेक्शन लिखा रहा है यहाँ पे। डिस्कशन तक ठीक था बट लेक्चर जोड़ दिया। अब लेक्चर तो इतनी अच्छी अप्रोच है नहीं, तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज फाइन विद अस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, तब तक मैं दोबारा अपने आप को हाइड्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि बोलते बोलते ना गला सूख जाता है एकदम। और ठंडा पानी पीने से मेरे को खांसी भी हो गई है थोड़ी थोड़ी, तो मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो मेरे को ऐसे थोड़ा कफ सा होने लग जाता है। यस, सो इन ईवीएस अ टीचर कैन इंडक्ट क्लीनलीनेस ड्राइव इन स्कूल अंडर। ईवीएस की क्लास में एक टीचर इंडक्ट कर सकती है क्लीनलीनेस ड्राइव अपने स्कूल में किस चीज़ के, उस पे प्रोजेक्ट वर्क है, असाइनमेंट है, फील्ड विजिट है, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो ये जो आपका ये है ना, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क में आएगा, क्लीनलीनेस ड्राइव वाला, ठीक है। ये कोई आपका असाइनमेंट या फील्ड विजिट या एक्सपेरिमेंट नहीं है, प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क हम बच्चों को दे सकते हैं क्लीनलीनेस ड्राइव का। इन चैप्टर 15 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ ईवीएस एक है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यूज करी है। मतलब ये हमारे जो वो थे, आपको अब मुझे ये मैं करवा चुकी हूँ क्वेश्चन, अब मैं आंसर ही बोलने वाली थी, थैंक गॉड याद आ गया मुझे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, कौन मुझे कमेंट करके बताएगा। एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन इज अ वेरी रिनोन पर्सनालिटी, आप मुझे बताने वाले हो कौन है, कमेंट करके। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टोरी इज टू डेवलप, इस स्टोरी से क्या डेवलप करना चाहते थे हम डेवलप करना चाहते थे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग किस प्रोसेस को लेकर के, ब्रीदिंग को लेकर के, प्राइमरी लेवल में ब्लो इन सॉरी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, इससे, ठीक है। सो ब्रीदिंग बढ़ा समझाने के लिए इस चैप्टर को रखा था। सो दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द लर्निंग ऑफ ईवीएस इज टू। जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव है फॉर्मेटिव असेसमेंट को कंडक्ट करवाने का ईवीएस में, वो क्या है। देखो, हमें तो एड्रेस करने हैं क्वालिटेटिव और मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रोग्रेस बच्चे की, ठीक है। या फिर असेस करनी है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस, बच्चों की सब्जेक्ट वाइज कितनी प्रोग्रेस हुई है, हमें ये असेस करना है। या फिर हमें उनको मार्क्स और पोजीशन देना है, या फिर हमें उनको प्रमोट करना है नेक्स्ट ग्रेड में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ये है कि हमें क्वांटिटेटिवली कितनी प्रोग्रेस हुई है और क्वालिटेटिवली कितनी हुई है, हमें ये दोनों चीजें देखनी है बच्चे की, ठीक है। क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली मतलब कितना अच्छे से वो समझा है एक कॉन्सेप्ट को, क्वांटिटेटिवली कि कितने कॉन्सेप्ट्स वो एक्चुअली समझ चुका है, ठीक है। तो जैसे कि इतना पढ़ा दिया तो इतने में से उसे कितना आता है, और क्वालिटेटिवली कितना अच्छे से आता है, ठीक है। तो दैट इज अ डिफरेंस। तो यहाँ पे आपका हम दोनों चीजें चेक करेंगे जब हम असेसमेंट करेंगे फॉर्मेटिव। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। अ टीचर ऑफ ईवीएस, यहाँ पे हाँ, अ टीचर ऑफ ईवीएस ऑलवेज कीप अ स्मॉल डायरी एंड पेन विद हिम and observes day-to-day significant interesting in behavior of his students. Teacher is using, हाँ, जो टीचर है वो
एक स्मॉल डायरी और पेन नोट करती रहती है और डे टू डे सिग्निफिकेंट और इंटरेस्टिंग बिहेवियर बच्चों का नोट करती रहती है, डे टू डे, नॉट नोट दैट वर्ड। तो ये आपका कौन सा टूल है? ये आपका जो टूल है, इस टूल को हम कहते हैं, ये आपका हो गया एनेक्डोटल टूल। ठीक है, यहाँ पे आपकी डे टू डे सिग्निफिकेंट और इंटरेस्टिंग बिहेवियर नोट किए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ठीक है, इसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी कहते हैं। और इस टूल की अगर बात करें तो ये एनेक्डोटल टूल है। इसमें से कौन सा जो है इंडिकेटर है आपकी असेसमेंट ईवीएस की असेसमेंट का? तो इसमें आपका ऑब्जर्वेशन है, कॉपरेशन है, रिमेंबर नहीं है, रिकॉल नहीं है। ठीक है, रिमेंबर और रिकॉल क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपका रोट लर्निंग को प्रमोट करता है, रट्टा मारने को, तो हम इनको नहीं कंसिडर करते। ठीक है, असेसमेंट में नहीं करते हम कंसिडर। हाँ, ये हमारा पार्ट है कॉग्निटिव डोमेन का, बट हम इनको नहीं कंसिडर करेंगे जब हम असेसमेंट करेंगे। तो सो ऑब्जर्वेशन एंड कॉपरेशन इज फाइन। तो आपका ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यस है। ठीक है, यहाँ पे भी ए और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट द रियल चैलेंज फॉर एन ईवीएस टीचर इन हिज क्लासरूम इज। एक जो रियल चैलेंज है ईवीएस टीचर का उसके क्लासरूम में, वो क्या है? बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना, बच्चों को वर्कशीट देना, या फिर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना बच्चों को लर्निंग के लिए, या फिर उनको होम असाइनमेंट देना। तो देखो यार, यहाँ पे जो चैलेंज जो है वो यही है कि बच्चों को प्रोवाइड करी जाए अपॉर्चुनिटीज जिससे कि उनकी लर्निंग्स अच्छी हो सके उनकी लर्निंग के लिए। तो ये ही है हमारा चैलेंज और इसी को हमें अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये हमारा कोई चैलेंज नहीं है कि हम बच्चों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे देनी है, वर्कशीट दे देनी है, या फिर होम असाइनमेंट दे देना है। दैट इज नॉट आवर चैलेंज। हमें उनको सीखने के अवसर देने हैं, दैट इज अ रियल चैलेंज। विच वन इज द इफेक्टिव रिसोर्स फॉर लर्निंग ऑफ ईवीएस? आपको बताने में से कौन सा इफेक्टिव रिसोर्स है अगर आपको बच्चों को ईवीएस की लर्निंग करवानी है तो? देखो, सबसे अच्छा जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो आपका होगा ये सॉरी सॉरी ओके, लग रहा है खांसी के साथ अब जुकाम भी होने वाला है। एनीवे, सो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पोम एंड स्टोरीज सबसे इफेक्टिव रिसोर्स जो होगा प्राइमरी में एवीएस के लिए। हम हमेशा ना नैरेटिव से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, कविताएं और कहानियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन कैन बी द इम्पोर्टेंट रिसोर्स अदर देन ईवीएस टेक्स्ट बुक्स? इसमें से आपको कौन सा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है अदर देन ईवीएस टेक्स्ट बुक्स? मेंबर ऑफ द कम्युनिटी आपके जो होंगे वो ईवीएस के टेक्स्ट बुक के अलावा ये आपकी ना अच्छा रिसोर्स है, बिकॉज आप कम्युनिटी के मेंबर्स से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो और बच्चे एनवायरनमेंट के बारे में, आसपास की चीज़ों के बारे में, स्टीरियोटाइप्स के बारे में, इश्यूज के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समुदाय के सदस्य। Now, which of the following assessment will be enjoyed by the students? Wait a minute. Now, which of the following assessment will be enjoyed by the students in an EVS class? EVS क्लास में कौन सा असेसमेंट जो होगा वो बच्चे इंजॉय करेंगे? तो यहाँ पे आपका असेसमेंट थ्रू पोर्टफोलियो, या फिर पेपर पेंसिल टेस्ट, ओरल क्वेश्चंस, शेयरिंग ऑफ फीडबैक। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, असेसमेंट थ्रू पोर्टफोलियो। उसको बच्चे इंजॉय करेंगे क्योंकि वहाँ पे टीचर थ्रू ऑब्जर्वेशन और बच्चों की एक्टिविटीज वगैरह उसमें सारे वो करेगा, तो मतलब बच्चों के फेवर में होगा पोर्टफोलियो का से असेसमेंट। ठीक है, सो या दैट वाज इट। मेरे गले की बैंड बज चुकी है अब, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया है। तो या सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वेरी और डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, टेलीग्राम से मेरे जुड़ जाना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।